अध्याय 6 भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। पहला, भारतीय शासन अधिनियम 1935। दूसरा, ब्रिटिश संविधान। तीसरा, अमेरिकी संविधान। चौथा, आयरलैंड का संविधान। सही विकल्प है पहला, भारतीय शासन अधिनियम 1935। दूसरा, भारतीय संविधान की यह विशेषता जो ब्रिटेन में नहीं मिलती है वह है। पहला, एकहरी नागरिकता। दूसरा, वयस्क मताधिकार। तीसरा, संसदात्मक शासन प्रणाली। चौथा, निर्वाचित निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। सही उत्तर है चौथा, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। तीसरा, भारतीय संविधान की अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई विशेषता है। पहला, संघीय शासन व्यवस्था। दूसरा, संसदात्मक शासन प्रणाली। तीसरा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चौथा, न्यायिक पुनरावलोकन एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। सही उत्तर है चौथा, न्यायिक पुनरावलोकन एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। चौथा, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं। पहला, अनुच्छेद। दूसरा, प्रस्तावना। तीसरा, नीति निर्देशक तत्व। चौथा, मौलिक अधिकार। सही विकल्प है दूसरा, प्रस्तावना। पांचवा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। पहला, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। दूसरा, 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तीसरा, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। चौथा, 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। सही उत्तर है पहला, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। छठा, निम्नांकित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। पहला, गणतंत्र। दूसरा, संघात्मक। तीसरा, लोकतांत्रिक। चौथा, धर्मनिरपेक्ष। सही उत्तर है दूसरा, संघात्मक। सातवां, मूल संविधान तथा वर्तमान संविधान के अनुसूचियों की संख्या क्रमशः है। पहला, 8 तथा 10। दूसरा, 8 तथा 12। तीसरा, 9 तथा 10। चौथा, 12 तथा 8। सही उत्तर है दूसरा, 8 तथा 12। आठवां, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। पहला, भारत एक गणतंत्र है। दूसरा, भारत एक संघात्मक राज्य है। तीसरा, भारत में संसद की सर्वोच्चता है। चौथा, भारतीय संविधान कठोर है। सही उत्तर है तीसरा, भारत में संसद की सर्वोच्चता है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित एवं व्यापक होने के साथ रिक्त स्थान पर आधारित है। सही उत्तर है लोक प्रभुता। दूसरा, एकहरी नागरिकता तथा एकहरी न्यायपालिका भारतीय संविधान के रिक्त स्थान लक्षण हैं। सही उत्तर है एकात्मक। तीसरा, भारतीय संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता रिक्त स्थान संविधान है। सही उत्तर है स्वतंत्र। चौथा, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन रिक्त स्थान में किया गया है। उत्तर, अनुच्छेद 368। पांचवा, भारतीय संविधान में रिक्त स्थान अनुच्छेद हैं। उत्तर, 395। छठा, संविधान के कुछ उपबंधों में साधारण बहुमत से संशोधन करने का अधिकार रिक्त स्थान को है। उत्तर, संसद। सातवां, सर्वोच्च न्यायालय रिक्त स्थान का संरक्षण माना जाता है। उत्तर, संविधान। आठवां, भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की कामकाज की भाषा रिक्त स्थान है। उत्तर, अंग्रेजी। नौवां, भारतीय संविधान में रिक्त स्थान मौलिक अधिकार हैं। उत्तर, 6। 10वां, भारतीय नागरिकों के रिक्त स्थान मौलिक कर्तव्य हैं। उत्तर, 11। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
प्रयोग गणतंत्र शब्द का तात्पर्य है कि देश का राज्य अध्यक्ष वंशानुगत होगा। उत्तर असत्य। दूसरा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। उत्तर सत्य। तीसरा, प्रस्तावना संविधान का वह भाग जिसे उसकी आत्मा अथवा राजनीतिक जन्म कुंडली कहा जा सकता है। उत्तर सत्य। चौथा, भारतीय संविधान कठोरता एवं नमनीयता का अद्भुत मिश्रण है। उत्तर सत्य। पांचवा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण नहीं है। उत्तर असत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। उत्तर 128 अनुच्छेद। दूसरा, कनाडा का संविधान। उत्तर 147 अनुच्छेद। तीसरा, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन। उत्तर ऑस्ट्रेलिया। चौथा, भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली। उत्तर दक्षिण अफ्रीका। पांचवा, उपराष्ट्रपति की व्यवस्था। उत्तर अमेरिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में देश को किस नाम से संबोधित किया गया है? उत्तर इंडिया अर्थात भारत। प्रश्न 2, भारतीय संविधान का कौन सा भाग हमारे भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है? उत्तर प्रस्तावना। प्रश्न 3, भारतीय संविधान में यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? उत्तर कनाडा। प्रश्न 4, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए गए? किस देश से लिए गए? संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? उत्तर आयरलैंड। प्रश्न 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? उत्तर भारतीय जनसाधारण में। प्रश्न 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संपूर्ण संविधान की आत्मा किसने कहा था? उत्तर न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। प्रश्न 7, वर्तमान में कितनी भाषाओं को प्रादेशिक भाषाओं के रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है? उत्तर 22 भाषाओं को। प्रश्न 8, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है? उत्तर भाग 3। प्रश्न 9, नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 51 क में। प्रश्न 10, हमारे राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? उत्तर 3:2। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? उत्तर भारतीय संविधान निर्मित, लिखित एवं एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान है। प्रश्न 2, भारतीय संविधान के मूल ढांचे का क्या तात्पर्य है? उत्तर भारतीय संविधान के मूल ढांचे का तात्पर्य संविधान की आधारिक संरचना है। प्रश्न 3, गणराज्य अथवा गणतंत्र से क्या तात्पर्य है? उत्तर जिस राज्य का सर्वोच्च अधिकारी अर्थात राष्ट्रपति जनसाधारण द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, तब ऐसे राज्य को गणतंत्र अथवा गणराज्य कहा जाता है। प्रश्न 4, भारतीय संविधान ने 1919 के जर्मन संविधान से क्या ग्रहण किया? उत्तर भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को प्रदत्त वे आपातकालीन अधिकार जिनके आधार पर वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, 1919 के जर्मन संविधान की देन है। प्रश्न 5, भारतीय संविधान के कोई 2 प्रमुख स्रोत लिखिए। उत्तर पहली पॉइंट, भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। दूसरी पॉइंट,
भारतीय संविधान का दूसरा प्रमुख स्रोत ब्रिटिश संविधान है। प्रश्न 6, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य है कि भारत में सभी धर्म एक समान हैं तथा प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। प्रश्न 7, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? उत्तर, भारतीय संविधान में कठोर एवं लचीलेपन के अनूठे समन्वय के कारण जहां इसे अधिकांश भागों में संशोधन साधारण प्रक्रिया द्वारा होता है, वहीं कुछ महत्वपूर्ण भागों को संशोधन करते हेतु विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। प्रश्न 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा परिवर्तन हुआ? उत्तर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया। प्रश्न 9, भारत को समाजवादी राष्ट्र क्यों कहा जाता है? उत्तर, देश में ऐसी व्यवस्था की गई है जो सभी को सामाजिक न्याय दिलाती है, अतः इस कारण भारत को समाजवादी राज्य कहा जाता है। प्रश्न 10, कोई दो मौलिक अधिकार लिखिए। उत्तर, पहली पॉइंट, स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न 11, सामूहिक उत्तरदायित्व किसे कहते हैं? उत्तर, सरकार तब तक सत्तारूढ़ रहती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका से निचले सदन का समर्थन प्राप्त रहता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारतीय संविधान के मूल या आधारभूत ढांचे का अवधारणा की लिखिए। उत्तर, इस अवधारणा का अभिप्राय है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएं अथवा उपबंध अन्य व्यवस्थाओं का या उपबंधों की अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। वे संवैधानिक ढांचे के आधार स्वरूप है जिसका उल्लंघन संविधान की मूल भावना के उल्लंघन के समान होगा। 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि संसद को मौलिक अधिकारों के साथ संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा करने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। प्रश्न 2, संविधान के मूल ढांचे में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? उत्तर, संविधान के मूल ढांचे में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित हैं। पहला पॉइंट, भारतीय संविधान का लोकतांत्रिक तथा गणतंत्रीय स्वरूप। दूसरा, राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। तीसरा, शासन का संघीय स्वरूप। चौथा, नागरिकों के मौलिक अधिकार। पांचवा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। छठा, विधि का शासन। सातवां, संसदीय व्यवस्था। प्रश्न 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? उत्तर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जहां उसकी व्याख्या में सहायक है, वहीं यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का ज्ञान कराते हुए सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करती है। संविधान की प्रस्तावना देश के समस्त नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ भारतीय उच्चाधिकारियों हेतु भी विशेष महत्व रखती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ही समस्त उच्चाधिकारियों को देश के संविधान के उद्देश्यों का ज्ञान हो जाता है। इसी कारण से प्रस्तावना को संविधान का मूल अंग कहा जाता है। प्रस्तावना ही संविधान रूपी ताले की चाबी अथवा उसकी आत्मा है। प्रश्न 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व लिखिए। उत्तर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कल्याणकारी बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं तथा सरकार को राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र स्थापना करने में मददगार सिद्ध होते हैं। यह सिद्धांत सदैव शासकों को उनके कर्तव्यों का आभास कराते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी राजनीतिक दल अनिष्टकारी क्रियाकलापों के प्रति उन्मुख नहीं होता है। इन सिद्धांतों की वजह से एक राजनीतिक दल से दूसरे दल को सत्ता का हस्तांतरण होने पर भी
राष्ट्र कल्याण की गति में कोई रुकावट पैदा नहीं होती है। प्रश्न 5, मौलिक अधिकार क्या है तथा भारतीय नागरिकों को कौन से मूल अधिकार हासिल हैं? उत्तर, मौलिक अधिकारों का तात्पर्य जहां एक तरफ उन अधिकारों से होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसके विकास हेतु परमावश्यक होते हैं, वहीं दूसरी ओर से यह अधिकार न्याय योग्य हैं, अर्थात इनका उल्लंघन किए जाने पर नागरिक सीधे सर्वोच्च अथवा राज्य न्यायालय की शरण ले सकते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हासिल है। प्रश्न 6, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 26 जनवरी 1930 को देशवासियों ने रावी नदी के किनारे पर कांग्रेसी नेतृत्व में भारत को पूर्णतया आजाद करने की प्रतिज्ञा ली थी। अतः 20 वर्षों के पश्चात प्रतिज्ञा पूरी होने पर भी इस पवित्र तिथि को भारतीय संविधान लागू करने के लिए चुना गया। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 26 जनवरी का विशेष महत्व होने के कारण भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया तथा तभी से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रश्न 7, भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों कहा जाता है? लोकतांत्रिक राज्य वह होता है जिसमें शासन सत्ता जनता में निहित होती है तथा लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है कि शासन सत्ता जनसाधारण में निहित होने के साथ ही राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि हो। इस प्रकार भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सत्ता लोकनिहित है तथा निर्वाचित प्रतिनिधि जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी है। इसके साथ भारतीय राज्य अध्यक्ष अथवा राष्ट्र अध्यक्ष वंश परंपरा से प्राप्त व्यक्ति नहीं है, बल्कि प्रतिनिधियों अर्थात परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति है। अतः भारत एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रश्न 8, भारतीय संविधान अनेक स्रोतों से निर्मित संविधान है, स्पष्ट कीजिए, अथवा भारतीय संविधान के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान का निर्माण विभिन्न देशों के संविधानों की अच्छाइयों अर्थात गुणों को ग्रहण करके किया गया है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि विश्व के विभिन्न लोकतांत्रिक संविधानों की विशेषताओं का सुंदर समन्वय भारतीय संविधान में किया गया है। हमने जहां देश के संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली को अपनाया है, वहीं राष्ट्रपति की व्यवस्था अमेरिका की तरह की गई है। इसी तरह संघात्मक प्रशासन प्रणाली को हमने कनाडा के संविधान से लिया है और संविधान संशोधन प्रणाली को दक्षिण अफ्रीका संविधान से तथा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को जर्मन के वीमर संविधान से उधार लिया है। इस कारण भारतीय संविधान को उधार का थैला की संज्ञा तक दी गई है, जो कि अनुचित है। वास्तव में हमने अपनी प्रत्येक व्यवस्था को अपनी जरूरतों के अनुरूप परिवर्तित किया गया है। प्रश्न 9, भारतीय संविधान के व्यापक होने के कारणों में से किन्हीं 4 को लिखिए। उत्तर, भारतीय संविधान के व्यापक होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, संघीय व्यवस्था की वजह से भारतीय संविधान में केंद्रीय प्रशासन तंत्र के साथ साथ प्रांतीय प्रशासन तंत्र एवं उसकी शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दूसरा, मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्वों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों हेतु विविध प्रावधान तथा संकटकालीन व्यवस्थाओं इत्यादि को विस्तार पूर्वक संविधान में वर्णित किया गया है। तीसरा, संविधान में वित्त आयोग, चुनाव आयोग तथा लोक सेवा आयोग इत्यादि से संबंधित व्यवस्थाएं की गई हैं। चौथा, संविधान में राष्ट्रभाषा, नागरिकता तथा न्यायिक व्यवस्था इत्यादि के संबंध में भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। प्रश्न 10, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए अथवा संविधान की 3 विशेषताएं लिखिए तथा किसी एक को समझाइए।
उत्तर, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित तथा व्यापक संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 4 परिशिष्ट हैं। दूसरा, भारत के संविधान में कठोरता एवं लचीलेपन का अनूठा समन्वय है। इसका अधिकांश हिस्सा साधारण प्रक्रिया द्वारा तथा महत्वपूर्ण भाग विशेष प्रक्रिया से गुजरकर ही संशोधित किए जा सकते हैं। तीसरा, संविधान द्वारा एक हरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात हमारे देश के सभी निवासी सिर्फ भारतीय नागरिक हैं, अलग अलग राज्यों के नहीं। चौथा, संविधान द्वारा हिंदी की देवनागरी लिपि को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करने के साथ वर्तमान में 22 भाषाओं का प्रादेशिक भाषा के रूप में भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। प्रश्न 11, संक्षेप में समझाइए कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य है, अथवा भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं धर्म निरपेक्ष शब्दों का आशय लिखिए। उत्तर, भारत देश पूरी तरह से एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, अर्थात देश अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। समाजवादी से अभिप्राय है कि देश में ऐसी व्यवस्था की गई है जो सभी को सामाजिक न्याय दिलाती है। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य है कि भारत के सामने सभी धर्म एक जैसे हैं, अर्थात प्रत्येक भारतीय को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म का परिपालन करने की आजादी हासिल है। प्रश्न 12, भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं? उत्तर, भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के निम्न तत्व विद्यमान हैं। पहला, लिखित संविधान। चूंकि संघात्मक शासन में संविधान अनिवार्य रूप से लिखित होता है, इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान भी लिखित स्वरूप में है। भारतीय न्यायपालिका को न्याय का पुनरीक्षण का आधार मिला हुआ है, जिसके द्वारा वह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियमों या निर्णय को अवैध घोषित कर सकता है। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान का परिपालन केंद्र तथा प्रदेश दोनों ही सरकारों को करना पड़ता है। संविधान में ही इसको संशोधित करने की विधि भी दी गई है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट वितरण संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के द्वारा किया गया है। प्रश्न 13, संसदीय शासन प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, संसदीय शासन प्रणाली की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका में अनिवार्य रूप से अंतर होता है। नाममात्र के प्रधान में औपचारिक रूप से राज्य की समस्त शक्ति निहित होती है, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका परस्पर अलग अलग न होकर घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। तीसरा, संसदीय शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, क्योंकि सरकार तभी सत्तारूढ़ रहती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका के निचले सदन का बहुमत प्राप्त होता है। प्रश्न 14, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म एक समान है तथा राज्य के नागरिकों को किसी भी धर्म के पालन तथा प्रचार का अधिकार हासिल है। धार्मिक समूहों को अपनी अपनी रुचि की संस्थाएं स्थापित करने, उनके नाम पर संपत्ति अर्जित करने तथा उन संस्थाओं के प्रबंध करने का अधिकार है। हालांकि भारत के मूल संविधान में देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1,
भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत लिखिए अथवा भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत लिखते हुए किसी एक को समझाइए। उत्तर, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, ब्रिटिश संविधान। संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया तथा एकल नागरिकता को भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। दूसरा, अमेरिकी संविधान। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन तथा संवैधानिक सर्वोच्चता का प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। चौथा, दक्षिण अफ्रीका संविधान। भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका संविधान से ग्रहण किया गया है। पांचवा, कनाडा का संविधान। भारतीय संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। छठा, जर्मन संविधान। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। सातवां, आयरलैंड का संविधान। भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्वों का समावेश आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर किया गया। आठवां, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में 200 धाराओं का प्रयोग अक्षरशः भारत शासन अधिनियम 1935 से किया गया है। प्रश्न 2, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए अथवा भारतीय संविधान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए अथवा भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान विभिन्न विशेषताओं से भरा हुआ है जिन्हें संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित। पहला, निर्मित, लिखित एवं व्यापक संविधान। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा लिखित प्रलेख के रूप में किया गया है। यह विश्व का सबसे विशाल संविधान भी है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 4 परिशिष्ट हैं। दूसरा, कठोर तथा लचीले संविधान का उचित तालमेल। भारत के संविधान की एक अनूठी विशेषता इसकी परिवर्तनशीलता है। कठोर तथा लचीलेपन के उचित तालमेल की वजह से जहां इसके अधिकांश भागों में संशोधन के लिए साधारण प्रक्रिया अपनाई जाती है, वहीं इसके महत्वपूर्ण भागों को संशोधन करते हेतु विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लोकतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक संविधान। लोकतंत्रात्मक एवं संविधान का तात्पर्य है कि राज्य की प्रभुत्व शक्ति भारतीय जनता में निवास करती है तथा देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार हासिल है। इसी प्रकार गणतंत्र नामक संविधान का अभिप्राय है कि राज्य का प्रभुत्व अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत राजा न होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है। चौथा, एकात्मक की ओर झुकाव वाला संविधान। हालांकि भारतीय संविधान द्वारा संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, लेकिन एकहरी नागरिकता, न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं तथा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्ति इत्यादि प्रावधान इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर करते हैं। पांचवा, संसदीय शासन प्रणाली। भारत के संविधान की एक अन्य विशेषता इसका संसदीय स्वरूप भी है। केंद्र तथा राज्य दोनों में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं तथा वास्तविक केंद्रीय कार्यपालिका प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। छठा, नागरिकों के मूल अधिकारों, कर्तव्यों तथा नीति निर्देश सिद्धांतों का उल्लेख। संविधान द्वारा नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, जिनकी रक्षा का दायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है। हालांकि मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य भी जोड़ दिए गए। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी उल्लेख है। यह सिद्धांत सरकार के समक्ष राष्ट्रीय जीवन के आदर्श एवं दिशा प्रस्तुत करते हैं।
7वां, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याणक विशेष प्रावधान। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षार्थ विशेष प्रावधान किए गए हैं। 8वां, स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका संविधान की व्याख्याता का रक्षक होती है। भारत संविधान द्वारा भी एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। 9वां, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था तथा शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की संवैधानिक दर्जा प्रदान करना भी भारतीय संविधान की ही एक विशेषता है। प्रश्न 3, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्यवस्था बताइए, अथवा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कीजिए, अथवा भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मौलिक अधिकारों का तात्पर्य जहां एक तरफ उन अधिकारों से होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसके विकास के लिए परामर्शक होते हैं, वहीं दूसरी ओर ये ऐसे अधिकार हैं जो न्याय योग्य अर्थात जिनका उल्लंघन किए जाने पर नागरिक सीधे सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मूल संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन संविधान में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान से हटा दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार हासिल हैं। पहला, समानता का अधिकार। नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 तक नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। शिक्षा का मूल अधिकार। 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़कर राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का मौलिक अधिकार दिया गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23वां एवं 24 नागरिकों को शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार प्रदत्त करता है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक के द्वारा नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। पांचवा, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 द्वारा सभी नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शरण में ले जाने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रयोजना हेतु न्यायपालिका बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रच्छालेख जारी कर सकती है। प्रश्न 4, भारतीय संविधान में वर्णित कोई 3 मौलिक अधिकार एवं कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। भारतीय संविधान में 11 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से 3 निम्न प्रकार हैं। पहला, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा का त्याग करना। सार्वजनिक संपत्ति संपूर्ण भारतीय समाज की धरोहर है। रेल, डाक, शासकीय बसें, स्कूल तथा कॉलेज इत्यादि सार्वजनिक संपत्ति हैं तथा इनकी सुरक्षा करना और हिंसा का त्याग प्रत्येक भारतीय का मौलिक कर्तव्य है। दूसरा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास करना। प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है कि उसको यह प्रयास करना चाहिए कि वह जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है उसे श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास करे। व्यक्ति द्वारा किया गया यह प्रयास राष्ट्र को लगातार उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छूने में सहायक सिद्ध होता है। तीसरा, बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।
अध्याय 6 यहाँ समाप्त हुआ।